हेलो एवरीवन, आदि हेल्थ एंड साइंसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम लोग ब्लड स्टार्ट करने वाले हैं। जो लोग सेल और टिश्यू से फॉलो करते आ रहे हैं उन्हें आइडिया होगा कि हम लोग जो स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ रहे थे, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, तो उसमें था कि 3 चीज़ें थी कि ब्लड था, बोन था और कार्टिलेज था। कार्टिलेज ऑलरेडी हो गया, तो अब हम लोग यहाँ पे ब्लड को डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, कुछ लोगों का ये कंप्लेंट रहता है कि लेक्चर थोड़ा स्लो होता है, तो जिन लोगों को लेक्चर्स का स्पीड स्लो लगता है वो क्या है, स्पीड सेक्शन में जा करके स्पीड को बढ़ा सकते हैं, 1.25 कर लें या 1.5x कर लें, तो ताकि क्या हो कि आप लोगों को एक्यूरेट स्पीड जो आपकी रिक्वायरमेंट की है उतना आपको मिल जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्या है, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, इट सर्कुलेट कॉन्स्टेंटली अराउंड द बॉडी प्रोपेल्ड बाय द पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट। क्या है कि ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड क्या है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो पूरे बॉडी में मूव कर रहा होता है, सर्कुलेट कर रहा होता है। और ये सर्कुलेट होता कैसे है, क्यों अपने आप हो जाता है? नहीं, ये होता है बाय द पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट। हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, यानी हमारे बॉडी में हार्ट एज अ पंप काम करता है, जो ब्लड को पंप करता है ताकि वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो। पूरा उसका सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो लोग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में पूरे डिटेल से देखेंगे कि ब्लड कैसे सर्कुलेट और क्या क्या चीज़ें उसमें हैं, तो वहाँ पे नहीं आते हैं डायरेक्ट ब्लड पे, तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, इसको ना हम लोग अलग अलग नाम से भी आइडेंटिफाई करते हैं। क्या कि ब्लड को फ्लूइड ऑफ लाइफ कहते हैं, फ्लूइड ऑफ ग्रोथ कहते हैं, फ्लूइड ऑफ हेल्थ कहते हैं। क्यों कहने का मतलब, बहुत सारे नाम हैं, जिनमें मैंने 3 जो इंटरेस्टिंग लगा मुझे, मैंने उसको इंक्लूड किया यहाँ पे। तो जैसे कि फ्लूइड ऑफ लाइफ, क्या हम लोग अब फ्लूइड ऑफ लाइफ कहते हैं, तो क्या हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसा लाइफ, एक ह्यूमन की बॉडी की बात कर लेते हैं, एक ह्यूमन बॉडी, क्या हम इमेजिन कर सकते हैं ह्यूमन का लाइफ, ह्यूमन लाइफ विदाउट ब्लड? आंसर है नहीं। ब्लड का इतना क्रिटिकल रोल है। फॉर एग्जांपल, क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि टूथ, इंसीजर, कैनाइन, कोई फॉर एग्जांपल इंसीजर या कैनाइन या कोई ऐसा टूथ किसी पर्सन के पास नहीं है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उसका लाइफ नहीं है? नहीं ना। एक टिथ के नहीं होने से लाइफ में कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है। अगर किसी पर्सन का पूरा टिथ नहीं भी होगा, यानी कंप्लीट टिथ इरेडिकेट हो चुका है, एकदम ख़त्म हो चुका है उस पर्सन में, बिल्कुल नहीं है, फिर भी हम ये कह सकते हैं कि उसका लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन नहीं आएगा। लेकिन क्या हम लोग ये इमेजिन कर सकते हैं कि एक ऐसा पर्सन जिसके बॉडी में बिल्कुल ब्लड नहीं है, 0%, क्या वो लाइफ? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो सर्वाइव नहीं करेगा। सेम चीज़ फ्लूइड ऑफ ग्रोथ। जब हम लोग सेल साइकिल सेल डिवीज़न पढ़े थे, तो उसमें देखे थे ना कि सेल साइकिल सेल डिवीज़न में जब सेल डिवीज़न करने वाला था, उससे पहले क्या जो होता है, जब सेल ग्रोथ करता है तो उसमें प्रोटीन कंपोनेंट्स होते हैं, फिर स्ट्रक्चर, नए नए स्ट्रक्चर बन रहे होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। अब हम लोग एक बात सोचें कि जब वो प्रोटीन स्ट्रक्चर बना रहा होता है, तो प्रोटीन, हम लोग जानते हैं बचपन से कि प्रोटीन को बनाने के लिए चाहिए क्या? एमिनो एसिड। एमिनो एसिड कहीं तो बन रहा होगा, कहीं से तो आ रहा होगा, डाइजेशन से आ रहा होगा, कहीं कुछ प्रोसेस होके आ रहा होगा। तो ये एमिनो एसिड, जहाँ पे अब हम लोग को रिक्वायरमेंट है ग्रोथ का, जहाँ पे नए स्ट्रक्चर बनाने की, जहाँ पे प्रोटीन बनाना है, वहाँ पे एमिनो एसिड चाहिए। अब उस एमिनो एसिड को कौन पहुँचाएगा? ऐसा तो नहीं कि हाथ डाल के एमिनो एसिड डाल देंगे और पहुँच जाएगा वहाँ पे, नहीं, वो पहुँचाएगा ब्लड। यानी ब्लड एज अ फ्लूइड ऑफ ग्रोथ भी है। अब फ्लूइड ऑफ हेल्थ, एक चीज़ हम लोग कह रहे हैं कि फ्लूइड ऑफ हेल्थ इसको कहते हैं। अब इस चीज़ को कैसे समझे? तो अब सोच के देखिए कि कोई भी नॉर्मल से नॉर्मल इन्फेक्शन हो रहा हो, नॉर्मल से नॉर्मल डिजीज़ कंडीशन आ रहा हो, उसमें अब जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे ना, तो एक चीज़ कॉमन मिलेगा, क्या? ब्लड एग्जामिनेशन। ये मिलता है। क्यों? क्या है कि ब्लड एक इस तरीके का पैरामीटर बॉडी में सेट करता है, या इस तरीके का कंडीशन प्रोवाइड करता है, क्या है कि बॉडी में किसी भी तरीके के चेंजेस होंगे, किसी बॉडी के ऑर्गन में चेंज हो रहा है, किसी बॉडी पार्ट्स में चेंज हो रहा है, प्रॉब्लमेटिक, फॉर एग्जांपल किडनी में अगर प्रॉब्लम आ रहा है, वो चीज़ें कहाँ इन्फ्लुएंस होगी? ब्लड में अल्टीमेटली दिखेगा। चाहे वो ब्लड में अगर क्रोनिक किडनी डिजीज़ है, उसमें अगर एल्बुमिन यूरिन के थ्रू पास आउट हो जा रहा है, तो क्या है, ब्लड में एल्बुमिन, सीरम एल्बुमिन लेवल कम हो जाएगा। ये चीज़ें। अब हेल्थ का एक और एस्पेक्ट ये है कि बॉडी को हेल्दी रखने के लिए ब्लड ही काम करता है, चाहे वो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना हो, बॉडी का एसिड बेस मेंटेन करना हो, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ और सिर्फ ब्लड कर रहा होता है, या फिर ब्लड उसमें इन्वॉल्व होता है। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं ब्लड के। क्या प्रॉपर्टीज़ है? जैसे कलर है, वॉल्यूम है, रिएक्शन एंड पीएच। ओके, आते हैं कलर पे। ये क्या है? ब्लड इज रेड इन कलर। ओके, जनरली ब्लड रेड इन कलर होता है, लेकिन क्या है, आर्टेरियल ब्लड इज स्कारलेट रेड बिकॉज इट कंटेन्स मोर ऑक्सीजन, ठीक
more oxygen, and venous blood is purple red because of more carbon dioxide. ब्लड इन जनरल अगर हमसे किसी से कोई पूछे कि कौन सा कलर है, तो ग्रीन कलर बिल्कुल नहीं होता है, वो होता है रेड कलर. लेकिन आर्टेरियल ब्लड क्या होता है, स्कारलेट रेड होता है, स्कारलेट रेड होता है. लेकिन वीनस ब्लड जो होता है वो पर्पल रेड होता है. पर ऐसे समझिए कि जब आर्टेरियल ब्लड आप देखेंगे तो उसमें एक अलग सी चमक होगी, वो ब्लड में चमक ज़्यादा होगी, या ब्लड आपको दूर से भी अच्छे तरीके से रेड दिखेगा. पर पर्पल ब्लड क्या होता है कि थोड़ा सा उसका डलनेस होता है, यानी वो जो साइनीनेस हम कह रहे हैं वहाँ पे वो हो जाता है थोड़ा सा डल. ये पर्पल ब्लड जो होता है थोड़ा सा डल होता है, ठीक है. लेकिन स्कारलेट रेड वाला उसमें थोड़ा साइनी ज़्यादा होता है. ये हम कब देख सकते हैं? आर्टेरियल ब्लड तो वैसे जनरली जब ब्लड लॉस वगैरह होता है तो वीनस रप्चर हो जाता है, या फिर जो ब्लड सैंपल कलेक्ट किया जाता है तो जनरल टेस्ट के लिए तो वहाँ पे वीनस ब्लड ही लिया जाता है, ठीक है. आर्टेरियल ब्लड आप देख सकते हैं कब, एक है इंटरेस्टिंग कंडीशन, एबीजी का जब टेस्ट होता है उसमें लिया जाता है आर्टेरियल ब्लड. तो अगर आप कहीं क्लिनिकल काम कर रहे हो या फिर आपको कभी अगर मौका मिले जब एबीजी का सैंपल कलेक्ट किया जा रहा होगा तो उसका ब्लड आपको देखने को मिलेगा, तो वो स्कारलेट रेड होगा. लेकिन आप जब वीनस ब्लड देखेंगे तो पर्पल रेड. और कंपेयर करने के लिए आपको इमेजेस कहीं दिख रहा होगा तो उसमें आप देख सकते हैं कि एक तरफ कितना साइनीनेस है आर्टेरियल ब्लड में, और ये फिर वीनस ब्लड जो है वो उसका साइनीनेस का डल है. वॉल्यूम क्या है? एवरेज ब्लड वॉल्यूम इन नॉर्मल एडल्ट इज 5 लीटर और फीमेल में 4.5 लीटर होता है. ये जो बात की जा रही है ना एवरेज ब्लड वॉल्यूम, ये ना अप्रॉक्स आप मान लीजिए कि एक 70 kg का एडल्ट है उसकी बात की जा रही है, ठीक है, जिसमें 5 लीटर होता है मेल में और फीमेल में 4.5 लीटर, जो बॉडी का लगभग 8% वेट होता है. बॉडी वेट का 70 kg है तो 8% जो होता है ना बॉडी वेट का वो ब्लड बना देता है. अच्छा, न्यूबॉर्न में क्या कंडीशन होता है, यानी जो बच्चा न्यूली बॉर्न है तो उसमें ना ब्लड होता है 70 to 80 ml पर kg. यानी एक न्यूबॉर्न अगर 3 kg का है तो हम लोग ये मान सकते हैं कि अप्रॉक्स 3 kg वाले कंडीशन में. अलग अलग कंडीशंस की वजह से ये फैक्टर इन्फ्लुएंस होता है, पर एक नॉर्मल एवरेज हम लेके चलते हैं कि 70 to 80 ml पर kg होता है. अब रिएक्शन एंड पीएच क्या है? ब्लड इज स्लाइटली अल्कलाइन एंड इट्स पीएच इज नॉर्मली 7.4. अगर कहीं पे एग्जामिनेशन में आपका यहाँ पे कोई पूछे तो ब्लड का पीएच 7.4 एग्जैक्ट, अगर किसी को एकदम वो रेंज चाहिए होगा तो 7.35 to 7.45 ये होता है ब्लड का पीएच. विस्कोसिटी क्या है? तो ब्लड, अच्छा विस्कोसिटी कितना है ये समझे उससे पहले हमें ये समझना हो कि विस्कोसिटी होता क्या है. तो किसी भी फ्लूइड को जब आप स्प्रेड करते हो, जब फैलाते हो, जब उसे फ्लो करवाते हो तो क्या होता है, एक रेजिस्टेंस, यानी किसी फ्लूइड को फ्लो होने में जो रेजिस्टेंस आता है, जो रुकावटें आती है. कहने का मतलब कि एक कोई जेल ले लें, उसको फ्लोर पे डाल के देखें और एक नॉर्मल पानी, लिक्विड वाटर, उसको आप डालें तो कौन ज़्यादा जल्दी स्प्रेड होता है? बेसिकली वाटर. क्यों? क्योंकि क्या होता है, वाटर का विस्कोसिटी उस जेल के कंपैरिजन में होता है कम. अब आते हैं ब्लड में क्या है. तो ब्लड इज 5 times मोर विस्कस देन वाटर. इट हैज़ मेनली ड्यू टू रेड ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन. ओके, अब क्या है ब्लड के बारे में कि ब्लड की विस्कोसिटी जो है ना वाटर के कंपैरिजन में 5 times है, यानी 5x 5 times है विस्कोसिटी देन वाटर. इट हैज़ मेनली ड्यू टू रेड ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन. ये किसके वजह से हो रहा है? तो ये हो रहा है रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसी और प्लाज्मा प्रोटीन. यहाँ हम लोग एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके साथ मैं आपको एमएसएन और बहुत सारे क्लिनिकल सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करके बता रहा हूँ कि जब क्या होता है कि जब आरबीसी, अब ये विस्कोसिटी 5 times है, इसको थोड़ा और अच्छे से समझें तो क्या होता है, आरबीसी का नंबर जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एक कंडीशन मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया. ओके, जिसमें क्या होता है आरबीसी का नंबर बढ़ जाता है, वो कंडीशन होता है पॉलीसाइथीमिया. इसमें क्या होता है कि आरबीसी का जो नंबर है वो बड़े लेवल पे बढ़ जाता है, काफ़ी बढ़ जाता है. इसके वजह से क्या होता है, ब्लड का जो थिकनेस है, यानी पॉलीसाइथीमिया वाले कंडीशन जहाँ पे आरबीसी का नंबर बढ़ जाता है वहाँ पे होता है. अब एक तो ऑलरेडी ये 5 times है, वहाँ पे क्या होता है ये बहुत ही ज़्यादा लेवल में इंक्रीज़ कर जाता है, यानी ब्लड का थिकनेस इंक्रीज़ कर जाता है बहुत बड़े अमाउंट पे, जिससे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस वगैरह अल्टीमेटली आते हैं. तो वो पॉलीसाइथीमिया. अब ये ओके, और प्लाज्मा प्रोटीन बेसिकली क्या है, इसका साइज बड़ा होता है. फिर हम आगे हम लोग देखेंगे कि जब फिल्ट्रेशन वगैरह देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि एल्बुमिन या फिर प्लाज्मा प्रोटीन्स वगैरह जो होते हैं ना वो फिल्टर नहीं होते. क्यों? क्योंकि इनका साइज बड़ा होता है. अब एक चीज़ हम लोग इमेजिन कर रहे हैं, एक ऐसा सॉल्यूशन, उसमें कुछ चीज़ों इसका
कंपोजिशन जो है, ये सॉलिड सब्सटेंस जो सेल है उसका साइज बढ़ा है, तो जनरल एक नॉर्मल कंडीशन ये होगा कि इसमें फ्लूइड होगा कम। अब इसका तो ये क्या होगा, विस्कोसिटी, इसको ये बढ़ा देगा। तो यहाँ पे भी आरबीसी और प्लाज्मा प्रोटीन्स वगैरह यही काम करते हैं। अब क्या है, कंपोजिशन ऑफ ब्लड देखते हैं। ब्लड कंटेन्स द ब्लड सेल्स विच आर कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट एंड द लिक्विड पोर्शन कॉल्ड प्लाज्मा। ओके, ये ब्लड का ना बहुत सिंपल डेफिनेशन, कोई हमसे पूछे ब्लड है क्या, तो हम इतना कह दें कि फॉर्म्ड एलिमेंट प्लस प्लाज्मा, इसको ब्लड कहते हैं। कैसे कहते हैं इस फॉर्म्ड एलिमेंट प्लस प्लाज्मा को ब्लड, ये हम आके देखेंगे। पर अगर कोई आपसे बहुत पूछे कि एक लाइन में बताओ ब्लड है क्या, तो फॉर्म्ड एलिमेंट प्लस प्लाज्मा, इसको हम कहते हैं ब्लड। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लाज्मा इज वाटर 90 to 92%, कैरिंग अ रेंज ऑफ डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस, सस्पेंडेड सब्सटेंसेस। ओके, अब क्या है कि ये प्लाज्मा जो है, ये प्लाज्मा लगभग इसमें क्या है कि 90 to 92% क्या सिर्फ और सिर्फ वाटर है, कैरिंग अ रेंज ऑफ वाटर है, और लगभग उससे जो पोर्शन बच रहा है यानी 8 to 10% जो है उसमें सब्सटेंडेड सब्सटेंस, डिजॉल्व सब्सटेंस, यानी अलग अलग चीज़ें, इलेक्ट्रोलाइट, बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती हैं जो हम लोग ब्लड को स्टडी करने के लिए ब्रॉडली डिवाइड करते हैं। तो क्या ब्लड सेल्स और प्लाज्मा, यानी प्लाज्मा प्लस फॉर्म्ड एलिमेंट। इसीलिए जब हम ब्लड को डिफाइन करने के लिए सिंगल लाइन में बोले थे क्या कि ब्लड को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि प्लाज्मा प्लस फॉर्म्ड एलिमेंट, तो सेम चीज़ है, प्लाज्मा प्लस ब्लड सेल्स। ओके, तो अब प्लाज्मा में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं, प्लाज्मा में प्लाज्मा प्रोटीन, अदर सॉल्यूट्स और फिर वाटर। तो वाटर तो हम ऑलरेडी देखते हैं कि 90 to 92% होता है, ठीक है, और फिर बचे हुए 8% अराउंड ये प्रोटीन, और फिर अलग ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती है। उस 8% का ये कुछ कंपोजिशन है, जैसे क्या है, एल्बुमिन, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे के जो भी क्लिनिकल सब्जेक्ट्स वगैरह उसमें ये एल्बुमिन का, ग्लोबुलिन का, ये प्लाज्मा के जो भी कंपोजिशन एक्चुअली सारे इंपॉर्टेंट है, पर बहुत सारे डिजीजेस में ये इन्फ्लुएंस होता है, ये होता है, ठीक है, तो वो आगे हम लोग देखेंगे। प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन में क्या क्या, तो एल्बुमिन हो गया, ग्लोब्यूलिन हो गया, फिब्रिनोजन यानी क्लॉटिंग फैक्टर की बात हो रही है, अदर प्रोटीन्स। फिर अदर सॉल्यूट्स में क्या क्या आते हैं, गैसेज जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। न्यूट्रिएंट्स में क्या, ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स। वेस्ट प्रोडक्ट्स में यूरिया, यूरिक एसिड, हार्मोन्स। इलेक्ट्रोलाइट्स में जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, तो ये सारी चीज़ें इसमें आगे प्लाज्मा में। तो प्लाज्मा को कैसे समझे। अब हम लोग ब्लड सेल्स में, इसका डिवीजन क्या है, बेसिकली 3 चीज़ें, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और वाइट ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसी, जिसको हम लोग ऑलरेडी एरिथ्रोसाइट कहते हैं, प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट, ल्यूकोसाइट। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड है। तो आ जाते हैं आरबीसी। आरबीसी का नंबर क्या है, 4.8 to 5.4 मिलियन सेल पर माइक्रोलीटर, ठीक है। प्लेटलेट्स वही 1.5 to 4.5 लाख, यानी 1.5 लाख से 4.5 लाख। WBC 4,000 से 11,000। बहुत सारे डिजीज़ में ये कभी कम होता है, कभी बढ़ जाता है, ओके, तो ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है। अब इस WBC को फिर हम 2 कैटेगरी में, सब कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक ग्रैनुलोसाइट और एक ए ग्रैनुलोसाइट। अब ग्रैनुलोसाइट क्या है, तो WBC, ऐसा WBC जिसका सेल जो है उसके साइटोप्लाज्म में ग्रैनुल्स प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग बोल देंगे ग्रैनुलोसाइट। ए ग्रैनुलोसाइट, एक ऐसा WBC जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रैनुल्स एब्सेंट है, उसको बोल देंगे ए ग्रैनुलोसाइट। तो फिर ग्रैनुलोसाइट में 3 चीज़ें आती हैं, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और एसिनोफिल। ए ग्रैनुलोसाइट में मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। फिर लिम्फोसाइट को हम लोग सब डिवाइड करते हैं कि बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। तो ये सारी चीज़ें ब्लड में इंक्लूड होती हैं। अब हम लोग थोड़ा ब्रीफली इसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर आगे चीज़ें उसको कंटिन्यू करेंगे। प्लाज्मा प्रोटीन ये क्या है, तो प्लाज्मा का जैसे हम लोग देखे थे ना कि उसमें वाटर का कंपोजिशन कि 90 to 92% है, तो एक्चुअली इसमें जो है ये फिर 7%, यानी प्लाज्मा का 7% जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन है, रिटेन विद इन द ब्लड। एक्चुअली होता क्या है कि प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो होता है साइज में बड़ा, इन द सेंस कि जब हम लोग कैपिलरीज की बात करेंगे, ठीक है, वेसल्स के जो डायमीटर होते हैं, यानी कैपिलरीज के जो वेसल्स के डायमीटर होते हैं ना, बेसिकली वो डायमीटर इतने छोटे होते हैं कि इससे क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन बाहर लीक आउट नहीं होता है। तो क्या होता है कि प्लाज्मा प्रोटीन जो सर्कुलेशन में आया है वो सर्कुलेशन में ही रहता है, वो उससे बाहर यानी कैपिलरीज के से बाहर नहीं निकलता है, ठीक है। क्रिएट्स ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड विच कीप्स द प्लाज्मा फ्लूइड विद इन द सर्कुलेशन। ओके, होता क्या है कि प्लाज्मा प्रोटीन है, ये ना फ्लूइड बनाता है ऑस्मोटिक प्रेशर, और इस प्रेशर की वजह से क्या होता है कि जो फ्लूइड सर्कुलेशन में है, यानी जहाँ प्लाज्मा प्रोटीन है वहाँ पे आसपास में अपने फ्लूइड रखना चाहता है, जिस प्रेशर का नेचर है। इस नेचर की वजह से क्या होगा कि प्लाज्मा प्रोटीन जो फ्लूइड जो सर्कुलेशन में है
उसके वजह से क्या होता है, जो फ्लूइड सर्कुलेशन में, वो सर्कुलेशन में ही बना रहता है। कभी किसी डिजीज कंडीशन की वजह, चाहे वो क्रॉनिक किडनी डिजीज हो या कोई और डिजीज हो, किसी भी कंडीशन से अगर बॉडी में प्लाज्मा प्रोटीन का लेवल कम होता है, तो अब जाहिर सी बात है कि ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता कौन है, प्लाज्मा प्रोटीन। अब इस प्लाज्मा प्रोटीन का लेवल जब कम होता है ना, तो क्या होता है, बॉडी में होता है ऑस्मोटिक प्रेशर लेवल कम होता है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर कम हुआ तो हम लोग जानते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर का एक नेचर था कि जहाँ पे ये प्लाज्मा प्रोटीन होगा, फ्लूइड उसके पास होगा, नहीं सर्कुलेशन में, ये सर्कुलेशन से बाहर निकलेगा नहीं, तो फ्लूइड इसमें बना रहेगा। अब क्या होगा कि प्लाज्मा प्रोटीन का लेवल कम हो जाएगा, यानी प्लाज्मा प्रोटीन सर्कुलेशन से कम हो जाएगा, तो क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर कम होने की वजह से यहाँ पे जो होगा ना, फ्लूइड वो बाहर निकल जाएगा। यानी अगर फॉर एग्जांपल पहले अगर कहीं फ्लूइड 10 ml किसी फुलफिल न्यूट्रिशन लेकर के या फिर किसी कारण से निकलता था, तो प्लाज्मा प्रोटीन नहीं होने या कम होने की वजह से ये 10 ml बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये फ्लूइड जब बाहर होगा तो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में या फिर बॉडी कैविटीज़ में आकर के फ्लूइड जमा हो जाएगा, और ये फ्लूइड जमा होगा ना, तो एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एडिमा। तो सेम चीज़ था कि यहाँ पे फॉल ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन लीड्स टू एडिमा, ठीक है। विद द एक्सेप्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड इन लीवर। तो अब क्या है कि इम्यूनोग्लोबुलिन के अलावा जितने भी प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं ना, वो बनते कहाँ हैं, लिवर में। ओके, तो अब आ जाते हैं प्लाज्मा प्रोटीन में एक है एल्बुमिन। ये क्या है, तो मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन। ये प्लाज्मा प्रोटीन बहुत बड़े लेवल पर, एक्चुअली 54 to 60%, यानी क्या होता है कि ये एल्बुमिन काफ़ी बड़े अमाउंट रिप्रेजेंट होता है। मेंटेन नॉर्मल प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर, सेम चीज़ कि प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में एल्बुमिन पार्टिसिपेट करता है। अब हम लोग पहले पढ़े कि प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर बनाए रखता है। अब एक चीज़ पढ़ लिए, और दूसरा ये कि प्लाज्मा प्रोटीन में सबसे ज़्यादा कंपोजिशन होता है एल्बुमिन का, यानी 54 to 60%, काफ़ी बड़ा नंबर है ये। तो अब ये बड़ा नंबर होने की वजह से क्या होगा कि अब एल्बुमिन में कोई चेंजेस होगा, यानी एल्बुमिन का नंबर अगर घट गया तो बहुत ही जल्दी ऑस्मोटिक प्रेशर भी घटेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर घटा, प्लाज्मा प्रोटीन अल्टीमेटली वो एल्बुमिन का नंबर कम हो गया, तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो गया। अब ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो तो एडिमा हो जाएगा, सेम चीज़। एक्ट एज कैरियर मोल, अच्छा ये एल्बुमिन क्या है कि कैरियर मॉलिक्यूल की तरह भी काम करता है। किसके लिए, तो फैटी एसिड के लिए, कुछ ड्रग्स हैं उसके लिए, फिर स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं, तो उनके लिए क्या है, कैरियर प्रोटीन का काम करता है। होता ये है कि जैसे मॉलिक्यूल्स, कैरियर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स क्या होता है, फैटी एसिड से, फिर तो एल्बुमिन अगर मान लें कि ये एल्बुमिन है, होता ये है कि जिन फॉर एग्जांपल ड्रग्स है, तो कुछ ड्रग्स है उनसे जाके ये बाइंड हो जाता है, और फिर क्या है, चूंकि ये प्लाज्मा में है, सर्कुलेशन में है ही, तो फिर इसको सर्कुलेट करके पहुंचा देता है जहाँ पे इसका टारगेट सेल या फिर ऑर्गन या जो भी लोकेशन होगा वहाँ पे पहुँचा देता है। तो ये एक्ट एज ए कैरियर भी काम करता है। जैसे वो फैटी एसिड के लिए कैरियर काम करे, या ड्रग्स के लिए, स्टेरॉइड हार्मोन्स के लिए, उनके लिए। प्लाज्मा प्रोटीन में पहला एल्बुमिन था, दूसरा प्रोटीन ग्लोबुलिन। ये क्या है, तो इसका फंक्शन क्या है, तो एक्ट एज एंटीबॉडीज। ओके, इसका फंक्शन क्या है, तो एज एंटीबॉडीज इम्यूनोग्लोबुलिन्स, अच्छा तो क्या काम करता है, तो एज एंटीबॉडीज कॉम्प्लेक्स प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय लिम्फोसाइट। ये क्या करता है, एंटीबॉडीज कॉम्प्लेक्स बनाता है, यानी एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाता है। अब ये कॉम्प्लेक्स ना क्या करता है, प्रोड्यूस होता कहाँ से है, तो बेसिकली लिम्फोसाइट। ये इन लिम्फोसाइट से प्रोड्यूस होता है एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। अब ये एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स काम क्या करता है, तो एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन इम्यूनिटी। बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स काम करता है। दे बाइंड टू एंड न्यूट्रलाइज फॉरेन मटेरियल एंटीजेंस, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अल्टीमेटली होता ये है कि अलग अलग इसमें बहुत सारे मैकेनिज्म हैं। जब हम लोग पैथोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें तो डिटेल में देखेंगे। तो ये एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स काम करता है, फॉर एग्जांपल कि वो बॉडी से बाइंड करता है, फॉरेन बॉडी से एंटीजन से बाइंड करके उसको डिस्ट्रॉय करता है अलग अलग मेथड से। तो सिंपली अभी हमें ये समझना है, ये एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉरेन बॉडी को या फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जो फॉरेन बॉडी होंगे ना, उनको डिस्ट्रॉय करता है और बॉडी को प्रोवाइड करता है क्या, इम्यूनिटी। ये बॉडी की इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ग्लोबुलिन एक और काम करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सम हार्मोन्स एंड मिनरल सॉल्ट, ठीक है। जैसे क्या कि थायरोग्लोबुलिन, ठीक है, इसको थायरोग्लोबुलिन किस चीज़ को कैरी या ट्रांसपोर्ट करता है, थायरॉक्सिन को। ट्रांसफेरिन ये किस चीज़ को करता है, तो मिनरल सॉल्ट, जैसे आयरन वगैरह में इसका इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है, तो ट्रांसफेरिन हो गया। एक और चीज़, ग्लोबुलिन में अल्फा 2 माइक्रोग्लोबुलिन
इनहिबिट्स ट्रिप्सिन एक्टिविटी। बेसिकली क्या है कि प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, प्रोटियोलाइटिक, ठीक है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, तो इनके एक्शन को भी रोकने का काम करता है ये ग्लोब्यूलिन। उस ग्लोब्यूलिन में एक आता है कि अल्फा 2 माइक्रोग्लोब्यूलिन। ये अल्फा 2 माइक्रोग्लोब्यूलिन इनहिबिट करता है ट्रिप्सिन को, जो एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स का मतलब ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, यानी प्रोटीन के डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। क्लॉटिंग फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ये क्लॉटिंग फैक्टर के बारे में हम लोग बचपन से जानते हैं कि क्लॉटिंग फैक्टर क्या है, कि ब्लड प्लाज्मा या प्लाज्मा प्रोटीन का एक ऐसा कंपोजिशन जो ब्लड को क्लॉट करवाता है। कहीं पे अगर रैप्चर हो गया, कहीं पे अगर ब्लड वेसल्स डैमेज हो गया, तो वहाँ पे क्या है, क्लॉट करने में इन्वॉल्व होता है। बहुत सारे इसमें भी मैकेनिज्म है जो हम लोग देखेंगे, तो डिटेल में देखेंगे कि क्लॉट कैसे होता है, कोगुलेशन ऑफ ब्लड में इन्वॉल्व होता है। एक और चीज़, प्लाज्मा में से अगर हम लोग क्लॉटिंग फैक्टर रिमूव कर दें, बेसिकली इसमें काफ़ी बड़ा नंबर फिब्रिनोजेन का होता है, तो क्लॉटिंग फैक्टर को रिमूव कर देंगे तो वो बन जाता है सीरम। और बहुत सारे एग्जामिनेशन, यानी जो पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन होते हैं वो सीरम का एग्जामिनेशन होता है। तो प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज सीरम। ओके, मोस्ट अबंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर इज फिब्रिनोजेन। यानी जब हम लोग क्लॉटिंग फैक्टर की बात कर रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ा नंबर जो होता है वो होता है फिब्रिनोजेन का, ठीक है। अब आप लोगों के लिए वर्क ये है कि जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर के नाम आपको याद हैं, उन सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स के नाम आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। इससे क्या हो कि एक्चुअली इंटरेक्शन बढ़ेगा, मुझे भी पता चलेगा कि कितने लोग सीरियसली इस लेक्चर्स को देखते हैं या